हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल साई एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो मैं आज से आप लोगों के लिए लूसेंट का जनरल साइंस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग्स में इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। और अभी तक आप और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज मैंने जनरल साइंस का पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट फिजिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी भी स्टार्ट करूंगा। तो मैं आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस आज मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उससे अगर कोई रिलेटेड अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स, आज मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स किसको बोलते हैं? तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स इज एसोसिएटेड विथ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर विच कैन बी अंडरस्टूड इन द मोस्ट फंडामेंटल वेज इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स एंड लॉज। इन अदर वर्ड, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है, इन विच मैटर और एनर्जी म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसका? फिजिकल साइंस का, जिसमें आपका मैटर और जिसमें आपका मैटर और एनर्जी दोनों क्या होता है? का इंटरेक्शन होता है। मैटर एंड एनर्जी का इंटरेक्शन होने का ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो क्या क्या होगा डिफिनेशन फिजिक्स का? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच द मैटर एंड एनर्जी म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। चलिए, अब फिजिक्स के बारे में तो पढ़ लिए कि फिजिक्स किसको बोलते हैं, मैटर और एनर्जी का जहाँ इंटरेक्शन होगा, यानी कि जहाँ पे दोनों का इंटरेक्ट होगा, जहाँ मिलेगा, उसके बाद उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में सबसे पहले जनरल फिजिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। जनरल फिजिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो सबसे पहला कुछ डिफिनेशंस है, ये डिफिनेशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो अब इस क्या क्या है ये डिफिनेशन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं? क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं? तो क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस इन नंबर और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको बोलते हैं? एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर दें, किस में एक्सप्रेस कर दें? इन द एक्सप्रेस इन द नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन है किसी टाउन का, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5000 पॉपुलेशन है, 10,000 पॉपुलेशन है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फिगर्स में, एक न्यूमेरिकल फिगर में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको डिनोट करें। जैसे 50,000 पॉपुलेशन है, तो उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? हम लोग न्यूमेरिकल फिगर में डिनोट करें, तो उसी को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एज ऑफ मैन और वुमेन, वुमेन का एज और वुमेन का एज, मैन एंड वुमेन का एज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? क्वांटिटी में मेजर करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकल फिगर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए, अब क्वांटिटी तो बोलते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लॉज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी तो समझ गए, अब फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम लोग किस में एक्सप्रेस कर दें? क्वांटिटी को किस में एक्सप्रेस कर दें? लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी क्वांटिटी को अगर हम लोग क्या करें? एक्सप्रेस कर दें, तो वो हो जाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिक्स के क्वांटिटी में, फिजिक्स से रिलेटेड से ही हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चीज़, किस चीज़ में हो सकता है? या तो केजी,
यही हो सकता है, या तो ग्राम या तो मिलीग्राम, ठीक है। इसी से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक फिजिकल क्वांटिटी, एक हम लोग फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है स्केलर्स। स्केलर्स क्वांटिटी किसको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। दोज क्वांटिटी, those physical quantity which have magnitude only and whose direction is not taken into the consideration are called scalar. स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, दे डिपेंड्स अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, लेकिन उसका डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर्ड नहीं करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल ले, मास, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं मास। तो मास क्या होता है आपका? मास को हम लोग जैसे बोलते हैं 5 kg मास है, 7 kg मास है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 5, 7, 9, 10, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो इसका वैल्यू में चेंज हो जाएगा, नहीं। मास क्या है? मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही ये होता है कि दोज हु हैव डिपेंड ओनली द मैग्नीट्यूड, दे डोंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल होता है, मास, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीज में आपका क्या है? टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब क्या है? ये सब सारा चीज आपका क्या है? ये सब चीज हम लोग किसके अंदर आता है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब इस क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए, ये दोनों तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा एक चीज इसमें और होना चाहिए। चलिए देखते हैं उसको क्या करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इससे हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। एंड ओबेइंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, और उसमें एक चीज और होना चाहिए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी फॉलो करना चाहिए, या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर भी फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब इसमें हम लोग क्या देखें कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये क्या होना चाहिए? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर पे भी डिपेंड करना चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पे भी डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तभी हम लोग बोलेंगे कि ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है। इसका क्या है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड भी होता है, 5 किलोमीटर होता है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस किया, बॉडी कितना डिस्प्लेस किया, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। उसी तरह लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है आपका वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। चलिए अब आता है अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट which does not obey the vector law of addition or subtraction is not a vector quantity। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोला जा रहा है? कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नी डायरेक्ट, उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अगर वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है तो वो हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी में उसको नहीं लेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज, सॉरी,
इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, इसको, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी के अंदर इसको हम लोग रखते हैं। चलिए इसके आगे, हाँ, जैसे कि नॉट ए वेक्टर करंट लाइक इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वर्क, ये सब क्या है, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। ऑल्सो देयर आर सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड बोथ एज स्केलर और वेक्टर। कुछ कुछ ऐसा होता है कि दोनों में काम आता है, स्केलर क्वांटिटी भी होता है और वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एरिया, अगर हम सिंपली एरिया का बात बोले, ठीक है, तो वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर बोल दें नॉर्मल एरिया, अब एरिया, नॉर्मल एरिया क्या होता है ये हम लोग आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल एरिया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स ये इसका क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम लोग कितने तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या क्या हो सकता है। टू मेजर एनी क्वांटिटी अ डिफिनिट एंड द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज एज्यूम्ड टू बी स्टैंडर्ड। अच्छा, किसी को यूनिट अगर हम लोग को मानना है तो किसी ना किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। वही चीज़ लिखा हो, टू मेजर एनी क्वांटिटी अ डिफिनिट एंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज एज्यूम्ड टू बी स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड द यूनिट of the quantity, and when any given quantity is measured in the terms of this unit, this process is called measurement। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम लोग यूनिट मानना है, यूनिट बनाना है, किसी चीज़ को मेजर करना है क्वांटिटी को, तो किसी चीज़ को हम लोग स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ नापना है तो लेंथ को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केजी में तो नाप नहीं सकते, हम लोग उसको मीटर में नापेंगे या तो किलोमीटर में नापेंगे, ठीक है, इसी में नाप सकते हैं, या तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसी में नाप सकते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ को हम लोग स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कि इसी को हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है, वही होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ यूनिट भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। देयर इज वन फंडामेंटल यूनिट एंड देयर इज वन डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, चलिए देखिए। Fundamental unit is a physical quantity expressed in the terms of unit which are used in the standard and these standard are independent of each other। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं जो कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेंथ, क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं लेंथ। तो लेंथ अगर नापेंगे तो लेंथ आपका किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। कहने का ही मतलब हो गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल में आएगा। तो पहले ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज में इसी तीन को हम लोग को स्टैंडर्ड माना गया था, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन इसके बाद और हम लोग का चार चीज इसमें और ऐड हुआ, तो क्या क्या अब कितना हो गया है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। कितना हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गया है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या क्या हो गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेंथ हो गया, एक तो लेंथ हो गया, दूसरा मास हो गया, फिर टाइम हो गया, फिर एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया जिसका कैंडेला होता है, ऐसा यूनिट कैंडेला होता है, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम वेर assumed to the fundamental, but later the unit of electric current, temperature, luminous intensity and the amount of substance were added to thus at present there are 7 fundamental unit। तो अभी हमारे पास कितना फंडामेंटल यूनिट है, there is 7 फंडामेंटल यूनिट।
चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट। अब डेराइव्ड यूनिट क्या समझ में आ गया, अगर फंडामेंटल समझ में आ गया होगा तो डेराइव्ड भी समझ में आ जाएगा। डेराइव्ड कहने का मतलब जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल, देयर इज वन डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मास नहीं होगा और वॉल्यूम नहीं होगा तो डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज अ डेराइव्ड यूनिट। इसको हम लोग दो अलग अलग, ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है, मास और ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास और वॉल्यूम नहीं होगा तो हम लोग डेंसिटी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है डेराइव्ड यूनिट के अंदर। तो क्या लिखा हुआ, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट का जहां यूज हम लोग करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, डेराइव्ड यूनिट के अंदर आ जाता है। दिस यूनिट हैव नो इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है, ये किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। लाइक फंडामेंटल यूनिट के जैसा। द यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो होता है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और एक एक्सेलरेशन पे, मास और एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड करता है। चलिए उसी तरह मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, उसी तरह वर्क, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ठीक है, डेंसिटी अभी बताएं, इज ए डेराइव्ड यूनिट। ये सब किसके अंडर आता है, ये सब आपका डेराइव्ड यूनिट के अंदर आता है। चलिए इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट को कितने सिस्टम्स में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सिस्टम्स को मेनली थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सिस्टम्स को। पहला सीजीएस सिस्टम, सबसे पहले क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। दूसरा एफपीएस सिस्टम, और थर्ड एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ये सब क्या था, ये पहले हम लोग सिस्टम्स को ऐसे डिनोट करते थे। सीजीएस मीन्स क्या होता है, अगर हम लोग को लेंथ नापना है तो सेंटीमीटर में लेंगे, अगर वेट नापना है तो ग्राम में लेंगे, वेट। ठीक है, डिस्टेंस नापना है तो सेंटीमीटर में लेंगे, अगर वेट नापना है तो ग्राम में लेंगे, और टाइम को नापना है तो सेकंड लेंगे। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट पहले हम लोग ऐसे हम लोग इसको स्टैंडर्ड माना गया था। ठीक है, यही तीन चीज था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये चीज आया है क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में, कि अगर सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम को और भी हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। दैट इज देयर इज आल्सो नोन एज द मैट्रिक सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, नहीं तो फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है एफपीएस सिस्टम। इसके बाद सीजीएस सिस्टम के बाद कन्वर्ट करके कौन सा सिस्टम आया हम लोग के पास, हम लोग के पास आया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में क्या होता है, एफ फॉर फुट पाउंड सिस्टम। इट मीन्स अगर लेंथ नापना है तो उसको फुट में नापेंगे। ठीक है, अगर वेट नापना है तो पाउंड में नापेंगे, उसके बाद अगर टाइम नापना है तो सेकंड में नापेंगे। ये स्टैंडर्ड माना गया था। ठीक है, फुट पाउंड सिस्टम। अच्छा, एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश लोगों ने ये दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा, ब्रिटिश सिस्टम के बाद इसको भी फिर मॉडिफाई किया गया, तो एमकेएस सिस्टम आया। फिर क्या आया, एमकेएस सिस्टम। एम फोर, अगर लेंथ नापना है तो मीटर में नापेंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर वेट नापना है तो केजी में नापेंगे, अगर टाइम नापना है तो हम लोग सेकंड में नापेंगे। ये आया एमकेएस सिस्टम। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपका आया इस हाँ, इसके बाद एसआई सिस्टम। इसके बाद कौन सा सिस्टम आया, एसआई सिस्टम आया। एसआई सिस्टम, सबसे पहले एसआई का फुल फॉर्म होता है, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है कि इस एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम कब आया,
एसआई सिस्टम को कैसे बनाया गया, एमकेएस जो सिस्टम था इसी को मॉडिफाई करके हम लोग को एसआई सिस्टम बनाया गया। क्या लिखा हुआ है, इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर जो जेनेवा में है, उसमें क्या किया, इन 1960 द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट वाज अडॉप्टेड एंड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव, और इसी को हम लोग को 1960 को इसी को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ा, करना एक्सेप्ट मतलब इसी को स्टैंडर्ड माना गया, और अभी तक हम लोग इसी को एसआई सिस्टम को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है इन 1906 जेनेवा में 1960 में द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट वर अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस। इनफैक्ट एसआई सिस्टम इज एक्सटेंडेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम द एमके सिस्टम। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा कि एसआई सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया, किसको मॉडिफाई करके बनाया गया, तो एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके हमारा एसआई सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो बनाया गया था वो कितना बनाया गया था, 7 फंडामेंटल सिस्टम बनाया गया था, और 2 क्या बनाया गया था, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट किसको बोलता है अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या होता है सप्लीमेंट्री अभी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 7 फंडामेंटल यूनिट। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट हम लोग का क्या था, लेंथ। सबसे पहले हम लोग का क्या था, लेंथ था। फंडामेंटल यूनिट में सबसे पहले हम लोग का क्या था, लेंथ, सॉरी लेंथ। सबसे पहले क्या था हम लोग का, लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंथ। लेंथ का डिफिनेशन क्या होता है, इन एसआई सिस्टम लेंथ इज मेजर इन मीटर एंड इज डिफाइंड एज। अच्छा, एसआई सिस्टम में लेंथ को हम लोग किस चीज से नापते हैं, एसआई सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर से नापते हैं। ऐसे लेंथ को हम लोग किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, इसके बाद हाँ, अब लेंथ का डिफिनेशन क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन वैक्यूम इन 1 बाई, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, 299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। 1 मीटर क्या बोलते हैं, 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट, 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट में जितना लाइट ट्रेवल किया, जितना लाइट ट्रेवल किया, जितना लाइट ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया लाइट किसमें, वैक्यूम में, उसी को हम लोग मान लिए 1 मीटर। फिर से बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है 1/3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड में जितना लाइट ट्रैवल किया वैक्यूम में, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। 1 मीटर, आई होप ये चीज समझ आया होगा। चलिए, उसी को हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। अब मास, मास क्या होता है, मास का स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट को हम लोग केजी में नापते हैं। मास को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, जिसको किलोग्राम बोलते हैं। द इन एसआई सिस्टम मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास of a cylindrical alloy of platinum and iridium kept in the international bureaus of weight। अच्छा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में 2 सिलेंड्रिकल एलॉय रखा गया है। क्या क्या रखा गया है, एक प्लेटिनम है और एक इरेडियम है, एक प्लेटिनम है और एक इरेडियम है। इसकी का जितना वेट है इसी को हम लोग स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम के वेट के बराबर माने हैं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, कैप्ट इन द ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ऑफ सीवियरस इन फ्रांस कॉल्ड 1 केजी। इसी को हम लोग 1 केजी स्टैंडर्ड मान लिए हैं। ठीक है, टाइम, टाइम का क्या कंसेप्ट है, टाइम का सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड में हम लोग टाइम को नापते हैं, किसमें नापते हैं, टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। इन द ट्रांजिशन ऑफ द 2 हाइपर फाइन लेवल ऑफ एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑफ सीजियम 132। ठीक है, सीजियम 133 के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सीजियम 133 के कंसेप्ट से हम लोग टाइम का डिफाइन करते हैं। टाइम का डिफिनेशन किसके बेसिस पर करते हैं, सीजियम 133 के कंसेप्ट पे हम लोग टाइम का डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, अब क्या है स्टैंडर्ड यूनिट, सबसे पहले देखते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। हम लोग किसमें नापते हैं, एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। चलिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है,
इसका डिफिनेशन होता है, चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन होता है, अगर टू पैरेलल वायर है, अगर दो पैरेलल वायर है, ये दोनों पैरेलल है और वायर है, वाज कैप्ड इनटू 1 मीटर, 1 मीटर के दूरी पे रखा गया। ये दोनों को कितना मीटर के दूरी पे रखा गया है? 1 मीटर के दूरी पे रखा गया है। अपार्ट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन सच ए वे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों में पास करा रहे हैं इस तरीका से कि दोनों के अंदर कितना फोर्स लगे, कितना फोर्स लगे, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगे, 2 इंटू 10⁻7 मीटर मैग्नेटिक फोर्स लगे। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। फिर से बता रहे हैं, टू लॉन्ग पैरेलल वायर है, ठीक है, उसको 1 मीटर के दूरी पे हम लोग रखे हैं, ठीक है, उसको ऐसा हम लोग को 1 मीटर के दूरी पे रखे हैं, इन सच ए वे दैट इट प्रोड्यूस, ये कितना प्रोड्यूस करे? 2 इंटू 10⁻7 मीटर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करे। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? चलिए अब टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर को हम लोग किस में नापते हैं? केल्विन में हम लोग नापते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर को डिफाइन करने से पहले वाटर जो होता है, वाटर को हम लोग, वाटर जो होता है 3 फेज में मिलता है। वाटर का कितना फेज होता है? 3 फेज होता है। सॉलिड, जो कि हम लोग कैसे मिलता है? आइस के फॉर्म में मिलता है सॉलिड, ठीक है। एक होता है लिक्विड, एक होता है लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को वाटर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि वाटर ही रहता है, ठीक है। और एक गैस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में मिलता है, गैस या वेपर के फॉर्म में मिलता है। तो ये तीनों, वाटर जो है, वाटर जो है, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, ये तीनों फॉर्म में 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे ये तीनों फेज में हम लोग को वाटर मिलता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। टू 273.16 केल्विन को ही हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड, और इस टेम्परेचर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो 1 केल्विन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 1/273.16 जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 केल्विन, इसका डिफिनेशन होता है। चलिए अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सिर्फ जानना है हम लोग को। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हम लोग का क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला से हम लोग का इसका ऐसा यूनिट नापते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? चलिए देखिए, इन एसआई सिस्टम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट करते हैं मोल में, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोल में रिप्रेजेंट मीन्स इसका ऐसा यूनिट मोल होता है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितना हम लोग को मिलता है? मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन किसी भी सब्सटेंस में कितना होता है? 6.02 इंटू 10 के पावर 23। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो क्या लिखा हुआ है? If the number of molecules, atoms or ion present in any substance of the element is 6.023 into 10 के पावर 23, then the required amount of substance or element is called 1 mole। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, वो कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से बना हुआ रहता है? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड 1 मोल। उसी को हम लोग 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन इन एनी सब्सटेंस और एलिमेंट इज 6.02 इंटू 10 के पावर 23, देन इट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। भी बताएं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलेंगे और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.02
इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर AN। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। अभी बताएं कि जो SI सिस्टम में कितना था, 7 फंडामेंटल था और 2 SI था। तो सॉरी 7 फंडामेंटल था, 2 सप्लीमेंट्री था। तो फंडामेंटल अभी पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में कुछ नहीं, 2 चीज़ रखा गया, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन और एक स्टेरेडियन। अच्छा, स्टेरेडियन में हम लोग क्या नापते हैं, सॉलिड एंगल को नापते हैं। ठीक है, और रेडियन में किसको नापते हैं, प्लेन एंगल को भी नापते हैं। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, S फॉर स्टेरेडियन तो S फॉर सॉलिड, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो स्टेरेडियन में हम लोग सॉलिड एंगल को नापते हैं और रेडियन को हम लोग प्लेन एंगल में नापते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है the plane angle made by an arc of a circle is equal to the radius is called 1 radian and plane angle is made in radian। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में नापते हैं और स्टेरेडियन को हम लोग किस में नापते हैं, सॉलिड एंगल को। ऑल सॉलिड एंगल मेजर इन स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए अब इसी का ये समरी दिया हुआ है, या अभी जो बताएं कि क्या क्या था। लेंथ को हम लोग मीटर में नापेंगे, इसका सिंबल m होता है। इसका सिंबल क्या होता है, m होता है। ठीक है, इसके बाद मास का किलोग्राम kg होता है, सेकेंड का s होता है, एम्पियर का a होता है, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। इसको थीटा या तो k भी लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैंडेला को CD लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस को मोल, ठीक है, MOL लिखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल बताएं रेडियन, जिसको RAD लिखते हैं, और सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म SR होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। तो यहाँ तक अगर समझ आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद आता है सम इम्पॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट अभी बताएं। डेराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। चलिए, तो सबसे पहले आता है एरिया। एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, लेंथ स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड में अगर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड लेंथ का क्या होता है, मीटर, और उसका स्क्वायर। तो एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम में हमेशा मीटर क्यूब ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को क्या लिखेंगे, kg, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर बाई सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है, सॉरी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखेंगे, kg, और एक्सेलरेशन को क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसीलिए फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग का हमेशा न्यूटन होता है। न्यूटन बोलेंगे या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा, kg, और वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रेशर। अब आता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क और एनर्जी दोनों सेम होता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी किसको हम लोग बोलते हैं, वर्क और एनर्जी हम लोग बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अभी बताएं, फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका होता है फोर्स
बाई इलेक्ट्रिक करंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सबको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है, इसका दो वैल्यू आता है। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, या तो वेवर वेवर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ टेन टेन। अब कुछ कुछ प्रीफिक्स हम लोग बनाया हुआ है जिसको हम लोग टेन के पावर में उसको कैसे लिखते हैं। जैसे ई एक्स ए 10 के पावर 18 होता है, पी ई टी ए 10 के पावर 15 होता है, टेरा होता है 10 के पावर 12। ये चीज़ लिखा हुआ है, ये टेबल में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? 10 के पावर 15 PETA होता है, टेरा कितना होता है 10 के पावर 12, जीगा होता है 10 के पावर 9, मेगा होता है 10 के पावर 6, किलो होता है 10 के पावर 3, हेक्टो होता है 10 के पावर 2 और डेका होता है 10 के पावर 1। उसी तरह डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैम्टो, फर्मी एंड एटो, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रोम यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अच्छा, एस्ट्रोमेटिकल डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोमेटिकल यूनिट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एस्ट्रोमेटिकल यूनिट किसको बोलते हैं? क्या लिखा हुआ है? इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज मीन डिस्टेंस, इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे नापेंगे? इसको ना हम लोग सेंटीमीटर में, ना मीटर में, ना किलोमीटर में नहीं नाप सकते, इसका यूनिट बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग इसको नापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग इसको नापते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है आपका, कितना होता है? 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ये सब आप लोग को याद करना है, ये सब आप लोग को याद करना है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 1.495 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। चलिए अब चलते हैं आगे। लाइट ईयर, लाइट ईयर किसको बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया लाइट ईयर। लाइट ईयर उसको बोलते हैं एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर दोनों तुम्हारा आपका क्या है? ये भी आपका डिस्टेंस का ही यूनिट है, लेकिन इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट? इसको क्या कहते हैं कि एक साल में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल किया उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इट मीन्स एक लाइट ईयर, यानी कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15। ठीक है, पारसेक, जो पारसेक जो होता है ये भी एक डिस्टेंस का ही यूनिट है, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो एक एग्जांपल एस्ट्रोनॉमेटिकल यूनिट दे देगा एक ऑप्शंस में, एक ऑप्शंस में लाइट ईयर दे देगा, एक पारसेक दे देगा और एक नॉन ऑफ दीज दे देगा। तो आंसर क्या होगा? पारसेक होगा। ठीक है, पारसेक आपका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। और एक पारसेक में कितना होता है वैल्यू? 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है इसका वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ कुछ कन्वर्जन है, चलिए देख लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, डिस्टेंस और लेंथ का यूनिट में क्या क्या कन्वर्जन है देखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी 1000 मीटर, ये तो पता है। 1 माइल में अगर बोलेंगे 1 माइल, तो 1 माइल का वैल्यू कितना होता है? 1.60, ठीक है, किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर के आसपास 1 माइल होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी बताएं 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर बराबर अभी बताएं 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अच्छा, 1 पारसेक, 1 पारसेक का भी वैल्यू अभी बताएं, तो 1 पारसेक का अगर लाइट ईयर में करना है तो ये होता है 3.626 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। अब यूनिट ऑफ मास, 1 क्विंज में कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड एलबी में 16 OZ होता है। ठीक है, 1 kg
1 kg में कितना होता है 2.205 LB या 1000 ग्राम होता है। LB में कन्वर्ट करना है तो 2.205 होगा और 1000 ग्राम होगा आपका, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम नहीं, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg और 1 मेट्रिक टन, 1 टन में होता है आपका 1000 kg। ठीक है, 1000 kg। चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या है, यूनिट ऑफ टाइम। टाइम में क्या क्या होता है, टाइम में सबसे पहले होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो पता ही है। 1 मिनट इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 1 लूनार मंथ। हाँ, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है, नया वर्ड आ रहा है, लूनार मंथ। तो 1 लूनार मंथ में कितना होता है 28 डेज होता है। 1 लूनार मंथ में कितना होता है 28 डेज, 4 वीक्स। एक्यूरेट कितना होता है 28 डेज या 4 वीक। 28 डेज बोलेंगे या तो 4 वीक, दोनों बात बराबर है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। 1 सोलर मंथ। सोलर मंथ भी नया वर्ड है, सोलर मंथ। सोलर मंथ में कितना होता है 30 डेज होगा, नहीं तो 31 डेज होगा। ठीक है, और फरवरी होगा तो 28 होगा, नहीं तो 29 डेज होगा। फरवरी में होता है ना 28 या 29 डेज होता है। ठीक है, तो ये होता है सोलर मंथ। ठीक है, अब आता है 1 ईयर। 1 इक्वल टू 30, ईयर को लूनार मंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 ईयर इक्वल टू 13 लूनार मंथ होता है और 1 डे होता है। अगर सोलर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 सोलर मंथ होता है। मंथ, सोलर मंथ अगर कन्वर्ट करना है तो 12 मंथ होता है। ठीक है, सोलर मंथ में 365 डेज होता है, पता ही, और 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज होता है। चलिए अब एरिया से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। 1 एकड़, 1 एकड़ में कितना होता है 4840 स्क्वायर यार्ड होता है। हाँ, 1 एकड़ में स्क्वायर फीट में कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 4300, नहीं सॉरी 43,560 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ में। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना होता है 100 हेक्टेयर होता है, 100 हेक्टेयर होता है। 1 स्क्वायर माइल में कितना होता है 2.6 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, और हेक्टेयर में करना तो 256 हेक्टेयर होता है, और एकड़ में करना तो 640 एकड़ होता है। ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और गैलन में कन्वर्ट करना है 1 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 0.2642 गैलन होता है। कितना होता है एक गैलन, अगर गैलन में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इक्वल टू 0.26 गैलन होता है। और 1 गैलन इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 3.78 लीटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये लास्ट टॉपिक है आज का, आज का ये लास्ट टॉपिक है, ये हो जाएगा आपका मैकेनिक्स। इतना ही दूर मैकेनिक्स है, इसके बाद मैं कल नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। चलिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इन फिजिक्स लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ईटीसी विच आर सिंबलिकली रिप्रेजेंट। अच्छा, लेंथ मास टाइम को, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, LMTOA हैव ए वर्ड vital and significant role. All physical quantity are expressed in the terms of power exponent of this symbol. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, ऑल फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको पावर में एक्सप्रेस करते हैं। किसके पावर में एक्सप्रेस करते हैं, एल, LMT, इसके पावर्स में हम लोग सब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया क्या होता है, को कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ यानी L स्क्वायर होता है ना, लेंथ इंटू लेंथ, दो लेंथ को जब इंटू कर देते हैं तो एरिया हो जाता है। अच्छा, लेंथ तो इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो अगर हम लोग को बोला जाएगा एरिया का रिप्रेजेंट करो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह डेंसिटी, सॉरी उसके पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग m, मास को m लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू, हाँ फोर्स, तो फोर्स का
क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को क्या चीज़ से हम, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम का एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ठीक, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ में। मीटर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। और सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल टी, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है, एल टी -2। तो ये तो एक्सेलरेशन का हो गया, और उसमें मास ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल टी -2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ये हो गया जिसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, एम एल टी -2, एम एल टी -2, एम इंटू एल टी -2, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का क्या लिखेंगे, एम से डिनोट करेंगे मास को, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में करते हैं, वॉल्यूम को किसको करेंगे, एल, वॉल्यूम को किसको करेंगे, एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी कि मीटर को किस में नापेंगे, एल से, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे इसको, एम एल -3, एम एल -3, ये हो गया डेंसिटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो कल से जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा मोशन, मोशन, मोशन किसको कहते हैं, मोशन हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए बाय।